चुनाव पर मेगा कवरेज जारी है। इंडिया न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं एक एक अपडेट। मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि महागठबंधन का रिजल्ट के मामले में महागठबंधन को क्या मिला है। दाईं तरफ मेरे आप देख सकते हैं कि एनडीए को क्या मिला है और मेरे ठीक ऊपर आपको बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस के आंकड़े नजर आ रहे हैं। एनके सिंह के पास में चलेंगे, उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू को जीत की बधाई दी है। अमित शाह ने नीतीश लालू को जीत की बधाई देते हुए कहा कि जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं, नई सरकार को मेरी शुभकामनाएं, ये अमित शाह ने कहा है। थोड़ी देर के बाद अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। अमित शाह ने नीतीश और लालू को जीत की बधाई दी है। ब्रेक पर जाने से पहले एनके सिंह सर, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात आगे बढ़ाइए। नहीं, मैं यही कह रहा था कि ये जो चुनाव है इसमें शायद कुछ चीजें नहीं डेवलप करेंगे पॉलिटिकल सीन में। एक तो ये है कि जो सबाल्टर्न क्लास कहते हैं जिसको वो फिर से इमर्ज करेगा और मुझे लगता है कि थर्ड फ्रंट, कांग्रेस, ये सब मिला के रैलिंग पॉइंट नीतीश कुमार बनेंगे इन सबका और पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा। क्योंकि ये जो मैसेज गया है, अगर ये नीतीश वर्सेस नरेंद्र मोदी ना रहता तो चीजें ना होती इतनी, लेकिन आपने इसको इस तरह कर दिया कि ये एक वाकई रेफरेंडम, कोई इसको मना कर सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि जनता ने ये सिग्नल दिया है। दिल्ली में दिया था, दिल्ली के बाद बिहार में दिया है और बिहार कई मायनों में कल्चरली, सोशली नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है बिहार की साइड के। तो यूपी में ये रिफ्लेक्ट ना हो, इसलिए ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है बीजेपी में, अपनी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी और संघ को भी अपने एटीट्यूडिनल उसको चेंज करना पड़ेगा। हम मेरे ठीक दाईं तरफ आप देख सकते हैं बहस के मुद्दे हम चला रहे हैं कि यूपी में ये रिफ्लेक्ट ना हो, इसलिए ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है बीजेपी में, अपनी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी और संघ को भी अपने एटीट्यूडिनल उसको चेंज करना पड़ेगा। हम मेरे ठीक दाईं तरफ आप देख सकते हैं बहस के मुद्दे हम चला रहे हैं। क्या प्रचार का बड़ा तंत्र जनमत के आगे कमजोर पड़ा, ये बहस का मुद्दा है। क्या नकारात्मक प्रचार बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, ये आज के लिए $1,00,000 का सवाल है। क्या बिहार में जातिवाद की एक बार फिर से जीत हुई है, यानी जाति बिहार में टूटी नहीं है। क्या बिहार ने नीतीश के विकास मॉडल पर मुहर लगाई है, सुशासन बाबू की उनकी छवि थी। क्या बिहार का चुनाव मोदी के लिए बड़ा संदेश है, और इसका जवाब हम लेंगे विजय गोयल से। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय गोयल जी, कई जो मुख्तलिफ अलग अलग वर्ग से, विपक्ष की तरफ से, अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो आवाज आ रही है, वो आवाज ये कह रही है कि मोदी लहर कम हो गई है, बंद हो गई है, शांत हो गई है, ऐसा है क्या? आज भी पूरे देश के अंदर मोदी जी के ऊपर रेफरेंडम करा लीजिए, आप उनके काम में रेफरेंडम करा लीजिए तो ये निकल कर आएगा सबसे बड़े देश के नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो इसलिए ये बात कह देना मोदी की लहर खत्म हो गई है, ये गलत है। ये बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में जनता ने एक फैसला दिया है और मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि लालू जी और नीतीश जी की सरकार अच्छी चले, केंद्र और राज्य के अंदर अच्छे संबंध रहें और बिहार का विकास हो। अटल जी ने एक बड़ा अच्छी कविता कही थी, उन्होंने कहा था, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो ये तो चुनाव है, इसमें हार जीत होती है और इसका एनालिसिस आप बाद में करते हैं। अगर हम जीतते तो आप एनालिसिस करते, देखिए ये बयान बहुत अच्छे आ गए थे, और हम हारेंगे तो आप कहेंगे देखिए ये बयान बहुत गलत आ रहे थे। और इस चुनाव का हम विश्लेषण करेंगे और जाहिर तौर पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कारण रहे जिसके अंदर हम बिहार में पीछे रह गए, ताकि अगले राज्यों में जब चुनाव हो तो हम आगे बढ़े। किंतु केंद्र की सरकार इसी मजबूती के साथ, इसी विकास के साथ डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर चलती रहेगी और मैं समझता हूं सारे राज्य उसको समर्थन देंगे और केंद्र राज्यों को समर्थन देगा। क्या एनके सिंह जी, वाकई में केंद्र की राजनीति में अभी भी उतनी ही मजबूत रहेगा एनडीए? नहीं, देखिए विजय गोयल जी बात सही कर रहे हैं, बड़े तार्किक व्यक्ति हैं। हम विजय गोयल जी से ये कह रहे हैं कि देखिए ये सिग्नल्स हम लोगों ने पहले दिया, ऐसा नहीं था कि हम लोग पोस्ट डिफीट एनालिसिस कर रहे हैं और कोई खुश हो रहे हैं। हम लोग तो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के रूप में ये देख रहे हैं कि ये मैसेजेस पहले भी दिए गए थे कि जो गवर्नेंस के वो हैं जिसपे मोदी जी का महारत हासिल है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी अच्छे दिए हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इसकी जगह जो नॉन गवर्नमेंटल, नॉन डिलीवरी इश्यूज आए, पर्टिकुलरली गौ हत्या से लेके तमाम गौमान से लेके ये जो इश्यूज थे, इन्होंने डेविएट कर दिया और जनता को लगा कि आप इस पे सीरियस नहीं, आप ये कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्या ये जरूरत था, ये उस समय भी कहा गया
कि कहीं डेविएट हो रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कि मीडिया ने ये कहा कि नहीं साहब महागठबंधन जीत रही है, उसके वजूहात बताए। तो हम लोग आज एनालिसिस नहीं कर रहे हारने के बाद, और इससे कोई ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि हम जानते हैं कि लालू यादव के रिजीम में ये कैसा चलेगा इसको भी देखना होगा। लेकिन ये तो आगाह पहले भी किया गया था, शायद आपने रिसीव नहीं किया। और अभी भी अगर आप देखें पॉलिसी रिव्यू आज भी अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा लीडर भारत को नहीं मिलेगा। तो विकास की समझ उतनी अच्छी किसी को नहीं है, लेकिन आज ये क्या जरूरत नहीं है कि आप इसको रिव्यू करें। विजय गोयल जी, ये सवाल देखिए क्यों उठ रहा है, क्योंकि जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं उनके बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगे थे, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे नरेंद्र मोदी के, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे अमित शाह के, और इसीलिए सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आपने चेहरा कौन सा आगे किया, ये सवाल उठना लाजमी है। देश पूछेगा ही, ये मेरा सवाल नहीं है, ये तो देश का सवाल होगा। आप सिलसिलेवार मेरे जवाब सुनिए जी। बोलिए। पहली बात यह, जब मोदी जी का पोस्टर लगता है उसका मतलब है मोदी मीन्स विकास, मोदी मीन्स डेवलपमेंट, उसका मैसेज ये होता है। उस चेहरे को मत देखिए, उसके भाव, उसके मैसेज को देखिए। दूसरी बात है, समझिए, मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ था, वे भी जब प्रधानमंत्री थे तो हम उनके साथ सब रैलियों के अंदर जाते थे, तो प्रधानमंत्री रैलियों में जाते ही हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी की हार होती है। दूसरी बात एक समझिए, ये कहते हैं मुद्दे, बिल्कुल एनके सिंह जी ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक की है, मुद्दे वो बनाते हैं। आरक्षण की बात थी, एक अगर बयान आ गया मोहन भागवत जी का, तो उसको उन्होंने इशू को ले लिया, जबकि उन सबको पता है कि बीजेपी आरक्षण के पक्ष में रही है, किंतु उन्होंने नीचे तक ये मैसेज देने की कोशिश की, जातिवाद का मैसेज देने की कोशिश करी। क्या यहाँ जितने भी आपके विश्लेषक बैठे हैं वो ये नहीं कहेंगे कि डीएनए वाला बयान, जातिवाद बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, ऐसा बयान? हाँ जी, सुनिए मेरी एक बात समझिए, यही अगर हम जीतते तो इन्हीं बयानों को आप कहते ये बयान बड़े अच्छे हैं, ये बयान वो हैं। उन सबके एक मैसेज हैं सिर्फ, और वो मैसेज ये है कि भाई अगर दूसरी सरकारें आएंगी तो क्या वो उतना विकास करेंगी मिलकर मोदी जी के साथ जितना कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो वो ज्यादा विकास करेगी। और इसके उदाहरण आपके सामने हैं। मैं हमेशा से ये चाहता हूं कि केंद्र और राज्य जो है वो मिलकर काम करें। अब मैं नीतीश कुमार जी और लालू जी को शुभकामना दे रहा हूं कि भैया मिलकर सरकार चलाना, केंद्र के साथ हाथ मिलाना, केंद्र आपको पूरा समर्थन देगा तो ये देश का विकास होगा। चुनाव का क्या है, झारखंड हम जीते, महाराष्ट्र हम जीते, गोवा हम जीते, हरियाणा हम जीते। हरियाणा में भी हमने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया था, कहीं हम प्रोजेक्ट करते हैं तो जीत जाते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि आगे केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, यूपी, उत्तराखंड और गुजरात है। तो ये एनालिसिस मत करिए। एक बात, हाँ तो समझिए ना बात को। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं कि भाई हम पहले चुनाव जीते, अभी हारे, फिर आगे हम जीतेंगे, पर इस चुनाव में जो हमारे हैं उससे हम सबक लेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। हार होती है, उसका विश्लेषण करके आगे बढ़ना हमारा काम है। अच्छा, एक और बात बता दीजिए, उसके बाद मैं एनके सिंह और अनुज गुप्ता के पास में चलता हूं। विजय गोयल जी, एक बात और बताइएगा, सीट शेयरिंग फॉर्मूले में भी क्या कहीं कोई कमी रह गई, कोई गड़बड़ी हो गई? क्योंकि आपने 243 में से 83 सीटें एलजेपी, आरएलएसपी और हमको दे दी, और उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। नहीं, उनका प्रदर्शन खराब रहा, पर उसके कारण ढूंढने पड़ेंगे। उनकी सीटें कैसी थी जी? अगर उनकी सीटें ऐसी थी जो हमेशा से ही महागठबंधन उस पर जीतता रहा है तो उसके एक कारण हो सकते हैं जी। अगर ये इसके कारण कुछ दूसरे विश्लेषण थे तो ये विश्लेषण का है। ये अभी तुरंत मेरे लिए कह देना, कोई स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। जाहिर तौर पे हम इनका विश्लेषण करेंगे कि किन कारणों से वे अपना परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए। चलिए ठीक है, आप एनके सिंह के पास चलूंगा, क्योंकि एनके सिंह सर को जाना भी है, और उससे पहले मैं कुछ जल्दी उनसे कुछ सवाल ले लेना चाहता हूं, क्योंकि अंदर की बड़ी व्याकुलता भी है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है एनके सर, आप भी पढ़े। महागठबंधन अब तक 166 सीटों पर आ गया है रुझानों में, यानी 2/3 बहुमत। ये 2/3 बहुमत जो है ना, ये जुमला मैंने ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, बयान, जो तमाम कैंपेनिंग हुई है, उन सभी में 2/3 बहुमत हमने सुना था। अब आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज के। देखिए, फोनेटिकली अच्छा लगता है 2/3 कहना, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो प्रोविजन है उसमें आप जो अमेंडमेंट करते हैं, जो उसके 3 फॉर्मेट है अमेंडमेंट करने के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 चाहिए। तो इसलिए जुमला ज्यादा चलता है, चिपकता भी है कि हम 2/3 से जीतेंगे। वरना कुछ लोगों ने 3/4 भी कहा, लालू यादव ने 3/4 भी कहा। 3/4 होता है 183। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम 190 पे जीते जाते हैं, तो इसलिए 2/3 पे आके रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 2/3 से ज्यादा 162 पे 2/3 होता है, ये 166 जा रहा है, और बीजेपी वहां पे 60 पे आ गई है। एक ड्रास्टिक
परसेप्शनल हम लोग ने भी सोचा था, लेकिन हम लोगों ने 135 से 145 तक माना था, इसके बियॉन्ड नहीं जा रहे थे। और बीजेपी का ये नहीं माना था, हमने भी सोचा था कि 90 आ जाएंगे बीजेपी की, वो भी लग रहा था, डर लग रहा था। तो ये जो हुआ है कहीं मैसिव रिजेक्शन है। हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। आपको माफी के साथ रोकना पड़ रहा है, एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आ रही है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लालकृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए गए हैं, लालकृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर गए हैं, उन्हें चूंकि आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामनाएं देने, बधाई देने के लिए गए हैं अरविंद केजरीवाल, और उनकी पत्नी भी उनके साथ में है। और देखिए आप, अरविंद केजरीवाल अपने ही अंदाज, कुमार विश्वास भी हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल अपने ही अंदाज में फुल स्लीव्स की शर्ट निकल आई है, क्योंकि दिल्ली में ठंड भी बढ़ गई है, लिहाजा फुल स्लीव्स की शर्ट भी निकल आई। हालांकि जिस वक्त बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, लालकृष्ण आडवाणी के पास में लैंडलाइन पर कोई फोन भी आया और वो फोन भी अटेंड कर रहे थे। स्ट्राइप्स की शर्ट पहनी हुई है, नमस्कार किया अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद पूछा कि आपकी सेहत कैसी है और जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। एनके सिंह सर, एक और चीज मुझे समझा दीजिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि महागठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग के सामने एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई? सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक था एक जमाने में, जब समरसता का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रोग्राम शुरू किया और दलित डोम राजा के यहाँ खाना खाने गए, मैं भी उस समय गया था, मैं रिपोर्टर हुआ करता था। वहां से एक समरसता का इन्होंने प्लान, वो सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा अच्छा प्लान था और गोविंदाचार्य उस समय हुआ करते थे। सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी कहीं लगता है कि हाई ब्राह्मणिज्म की वजह से वो दलितों के साथ उस तरह से नहीं आ पाई, वरना आज दलित मिल जाता, आज मायावती का अस्तित्व तो शायद क्वेश्चन हो जाता, सीपीआई एमएल ना होता। लेकिन वहां पे फेल हो गई कि समरसता का जो प्रोग्राम था वो नहीं चल पाया और ब्राह्मणिकल जो एरोगेंस था उसने बीजेपी को कहीं प्रभावित किया। फिर भी बेस बढ़ा, 31% अगर वोट मिले हैं तो वो बेस बढ़ा है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। कैंपेन किया, आपको लगता है जो मैंडेट मिला है कैंपेन के खिलाफ? ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उनकी नीति, आरएसएस की जो प्रयास था देश पर कब्जा करने का, ये उसके खिलाफ वोट पड़ा है। प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत हुई है, जो गांधी नेहरू के हिंदुस्तान में विश्वास करते हैं, उन शक्तियों की ये जीत है। आपको लगता है? कांग्रेस नेता आनंद शर्मा को सुन रहे थे आप। आनंद शर्मा का ये कहना था कि सांप्रदायिक ताकतों को हमने सीधे तौर पर चुनाव में धूल चटाई है, ये आनंद शर्मा का कहना था। और उनका ये कहना था कि हम ये चाहते थे कि बिहार की सत्ता से सांप्रदायिक ताकतें बाहर रहें, और इस चीज को जनता ने इस पर मुहर लगाई है और जनता ने इसको सही साबित किया है। अनुज गुप्ता जी, चूंकि कई बात खत्म कर दो, मुझे जाना है जी। तो इसमें यह हुआ, यहां पे हम लोग को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि लालू यादव और नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग और म्यूचुअली सोशल होस्टाइल ग्रुप यादव और कुर्मी, इन दोनों में मेल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन एक काल विशेष में हुआ है और शायद उसका सबब रहा है वो जो आरक्षण पे सरसंघ चालक का आया, उसको उन्होंने भुनाया। और पॉलिटिक्स में भुनाया जाता है, एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में भुनाना कोई गलत बात नहीं। बीजेपी को भी मौका मिलता तो भुनाती। एक स्टेटमेंट आया जिसको उन्होंने कैश करा लिया। लेकिन यहां पर यह है कि आज भी बीजेपी को यह सोचने के लिए एक पार्टी है जो कि संगठित रूप से डिसिप्लिन्ड है, आइडियोलॉजिकल है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि इस हार के बाद एक बार फिर से रिव्यू किया जाए कि क्या कहीं हमारी पॉलिसी, जो मैसेजेस जा रहे हैं मासेज में, कहीं उसमें गलती है, और खास करके वो मैसेजेस जो नॉन गवर्नेंस मैसेजेस है। तो ये मुझे लगता है कि विजय जी भी इत्तेफाक करेंगे कि ये सही टाइम है, 3.5 साल अभी बाकी है, ये सही टाइम है जबकि ये सोचा जाए। विजय जी, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो हमारा विकास का एजेंडा है उसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने पहले कहा है सबका साथ सबका विकास, पर आप जानते हैं बिहार के अंदर जातिगत चुनाव बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत तरह की राजनीति चलती है, तो हमारे लिए इस सारी चीज की समीक्षा करनी बहुत आवश्यक है। पर यह जरूर है कि जो मोदी जी की जो सरकार है या हमारी जो पार्टी है वो सबको साथ लेके चलेगी और जिन जगहों पर हमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है हम उन सब लोगों को और ज्यादा अपने साथ जोड़ेंगे। अनुज गुप्ता जी, चूंकि एक सवाल उठाया जा रहा था कि कई लोगों के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व बचेगा नहीं बचेगा, लॉजिकल उनका पॉलिटिकल रिवाइवल होना चाहिए जैसे लालू यादव या कांग्रेस, क्या अब ठीक उलट कहानी हो गई है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जैसों के लिए, रामविलास पासवान जैसों के लिए और जीतन राम मांझी जैसों के लिए अब आगे अस्तित्व की लड़ाई होगी?
देखिए, पासवान और कुशवाहा वो दोनों केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए अस्तित्व तो उनका है। मांझी साहब के लिए ये सवाल जरूर उठ सकता है। जहां तक महागठबंधन के नेताओं की बात है, उनका अस्तित्व तो सामने आ ही गया उभर करके। इसलिए जो हार गए हैं व्यक्तिगत रूप से अपना अपना चुनाव भी, उनके लिए वो संकट खड़ा होगा, लेकिन जो अभी भी पदों पर हैं उनके लिए वो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक जाता हूं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एनके सिंह सर को जाना है। आपका एनके सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे तो हम प्रकाश पांडे के पास भी चलेंगे, चूंकि 135 किलो लड्डू किस किस ने खाए नीतीश कुमार के घर पर, ये हम उनसे समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा। जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नीतीश कुमार 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये ऐसा की बड़ी खबर है। नीतीश कुमार शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जनता से मुखातिब होंगे। बंपर जीत के बाद नीतीश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हर किसी की निगाह यही टिकी हुई है कि नीतीश कुमार क्या बोलेंगे, उनका पहला जुमला क्या होगा। प्रकाश पांडे का हम सीधे रुख कर लेते हैं, नीतीश कुमार के घर से लाइव मौजूद है। प्रकाश, मुझे ये बताइए, सुबह से लेकर के अब तक नीतीश ने क्या क्या किया, किस किस से मिले, और 135 किलो लड्डू किस किस ने खाए? राशिद, देखिए 135 किलो लड्डू यहाँ तो नहीं बटे, क्योंकि मैं भी यहाँ पे सुबह 5:30 बजे से हूँ। हाँ, ये अलबत्ता ये जरूर है कि आरजेडी, चूंकि लालू जी का घर बगल में है, वहां से जुलूस आ रहा है, वहां से लड्डू बट रहे हैं, वहां लड्डू बट रहे हैं, पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ नेता लोग आ रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो जरूर मिठाई के डब्बे अंदर लेके जा रहे हैं, पर हमें अभी तक मिठाई खाने को नहीं मिली। सबसे बड़ी चीज ये है जो मैंने बताया था कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और नीतीश जी का शुरू से ये रहा है कि जब तक इलेक्शन कमीशन की साइट पे जब तक सारे नतीजे नहीं आ जाते, तब तक वो मीडिया से कभी भी मुखातिब नहीं होते हैं। और वो उन्होंने तय किया है कि 3 साढ़े 3 तक सब कुछ आ जाएगा, उसके बाद ही जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उम्मीद ये की जा रही कि लालू जी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और हो सकता है कांग्रेस की तरफ से सीपी जोशी भी आए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये दिखाना है, क्योंकि तमाम बातें उठ रही थी कि लालू अब सरकार में होंगे तो अब किस तरह से चलेगा, क्या है। तो ये भी तय माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होंगे, और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी यहाँ पर। लेकिन उससे भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने फोन किया नीतीश जी को, उसके अलावा सोनिया और राहुल गांधी जी ने भी फोन किया, और केजरीवाल तो चूंकि आए थे प्रचार के लिए भी उन्होंने फोन किया, साथ में अपने स्पोक्स पर्सन को भी यहाँ भेजा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने फोन किया नीतीश कुमार को, और अगर आपने देखा हो कि पिछले कुछ दिनों पहले सामना में भी उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की थी, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति किस तरफ से रुख कर रही है, क्योंकि सामना में शिवसेना वैसे तो एनडीए में है, पर लगातार जो है मोदी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर प्रकाश, आपको रोकना पड़ रहा है, काफी ढोल नगाड़े की आवाज आ रही है। अगर पीछे आप कैमरा पैन करके घुमा करके दिखा सके दर्शकों को। जी मैं दिखाता हूं। तब अपने कैमरा पर्सन कमल नेगी से कहूंगा, ये वही जुलूस है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो लालू जी का घर, एक घर छोड़ के, तो वहां से वो जुलूस आता है, इसी पूरी सड़क पे घूम रहा है पूरा जुलूस। और ये वही लोग हैं, चूंकि यहाँ आप बैरिकेडिंग भी देख रहे होंगे, चूंकि माना यह जाता है कि नीतीश जी ये सब चीजें ढोल नगाड़े और पटाखे छोड़ना और मिठाई बांटना उस तरह से उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो चीजें नहीं हो रही हैं। लेकिन दोनों ही दल के कार्यकर्ता लगातार जुलूस निकाल रहे हैं यहाँ पे, जब से तय हो गया कि सरकार अब फिर से महागठबंधन की ही बननी है, तो उसके बाद से लगातार ये जुलूस और ये नगाड़े और मिठाई बांटना या पटाखे छोड़ने का जो वो है, वो सारा चीज लगातार चल रहा है। अब लोगों को बस एक चीज ये देखनी है कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश 3 साढ़े 3 बजे निकलेंगे और अपने बगल के घर में लालू जी से भी मिलने जाएंगे, उसके बाद वो दोनों साथ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो जाते हैं या लालू जी सीधे आ जाते हैं, क्योंकि अब तमाम तरह की जो हमारे सूत्र है बातें बता रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो अब लालू जी को पहले भी तय था मिलना था, वो भी उन सारे मुद्दों पर भी बातचीत होगी, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। पर एक चीज जो निकल के आ रही है राशिद की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बातें हो रही थी कि दोनों बेटों में से किसी को बनाने की बात है, वो नहीं आ रही है। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि शायद बातचीत इस पे आके हो कि जो सुपुत्री है लालू जी की मीसा, उनको शायद डिप्टी सीएम बनाया जाए, उनको विधान परिषद के थ्रू लेके आया जाए। उससे जो है एक महिलाओं के प्रति भी एक सम्मान की बात हो सकती है, और साथ में महिलाओं के उत्थान की जो बात होती है वो चीजें भी होंगी। पर ये सारी चीजें 1-2 दिन में क्लियर होंगी। अभी तो जो सूत्र की बातें हैं, देखना यह है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की बातें करते हैं नीतीश। सूत्रों के हवाले से प्रकाश पांडे एक बहुत अहम खबर दे रहे थे कि उप मुख्यमंत्री मीसा को बनाया जा सकता है, जो कि लालू यादव की सुपुत्री है, और इसके जरिए कई संकेत देने की कोशिश की जाएगी, महिला सशक्तिकरण का भी संदेश और संकेत देने की कोशिश की जाएगी। वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद आएंगे। तो अमित मेरे सहयोगी मौजूद है इस वक्त लालू यादव के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। लेकिन इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मीसा भारती बिहार की अगली उप मुख्यमंत्री हो सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, डिप्टी सीएम हो सकती है मीसा भारती, लालू यादव की बेटी है मीसा भारती, और
मीसा भारती की वजह से ही अगर आपको याद हो कि राम कृपाल यादव अलग हुए थे लालू यादव से पिछले लोकसभा चुनाव में, मीसा भारती डिप्टी सीएम हो सकती हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लालू यादव की बेटी और मीसा भारती को डिप्टी सीएम बना करके नीतीश कुमार पूरे बिहार को ये संकेत और ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि देखिए, महिला सशक्तिकरण की जो बात उन्होंने अपने शासनकाल में की थी उसे ही वो आगे बढ़ाएंगे। लालू यादव की बेटी है मीसा भारती और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी चूंकि सबसे बड़ा दल है, लिहाजा कहते हैं ना कि कई बार इक्वेशंस फिट करने के लिए और पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए भी इस तरह के स्टेप्स लेने होते हैं। सीधे हम अमित का रुख कर लेते हैं। लालू यादव के घर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं अमित, मेरे सहयोगी। अमित, लालू यादव के घर पर क्या चल रहा है? चूंकि कल धनतेरस है, उसके बाद फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, और कहा यह जा रहा है कि दिवाली का गिफ्ट, बेस्ट गिफ्ट लालू तरह के स्टेप्स लेने होते हैं। सीधे हम अमित का रुख कर लेते हैं। लालू यादव के घर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं अमित, मेरे सहयोगी। अमित, लालू यादव के घर पर क्या चल रहा है? चूंकि कल धनतेरस है, उसके बाद फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, और कहा यह जा रहा है कि दिवाली का गिफ्ट, बेस्ट गिफ्ट लालू यादव को आज मिला है। बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से लालू यादव को एक बड़ी अपार जीत के तरफ जो है वो कहीं ना कहीं लालू यादव के घर पे जश्न का माहौल और पूरे शहर भर में जो है आरजेडी के समर्थक, जेडीयू के समर्थक जो है जश्न मना रहे हैं। इस बीच में एक जश्न का एक रंग जो है, एक कलर दिखाना चाहेंगे अपने जो हमारे जो व्यूअर्स हैं। ये देखिए, एक हनुमान जो लालू यादव के हनुमान के रूप में जो है ये यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है और लालू यादव के घर के बाहर यहाँ पहुंचे हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ लालू के प्रति श्रद्धा है जो आप हनुमान का रूप लेकर आते हैं। इसलिए कि सबसे बड़ी चीज होती है जनता, और जनता का बहुत आराम हो गया है, बहुत उसको चाहत है जनता का, तब तक नहीं सरकार बना। जनता का चाहत नहीं रहता तो सरकार नहीं बनता। गरीबों का नेता है लालू प्रसाद यादव जी और सचमुच का राम है। मैं हनुमान हूँ और धान की रोटी तावा में, नरेंद्र मोदी हवा में। देख सकते हैं कि जो हनुमान का भी रूप ले लिया है लोगों ने, लालू के प्रति जो श्रद्धा है और जिस तरीके से ये जीत के तरफ जो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक है। आप रहिए हमारे साथ में, आपके पास दोबारा लौट करके आएंगे अलग अलग तरह से लोग। रविशंकर प्रसाद यानी बीजेपी की औपचारिक, अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आज हम लोग यहाँ बैठे थे, पूरी रिपोर्ट बिहार की ले रहे थे। हम इतना ही कहते हैं कि हम बिहार के जनादेश को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम जनता के आदेश का सम्मान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दी है। हम सभी नीतीश कुमार जी को, लालू प्रसाद जी को बधाई देते हैं। और विशेष रूप से मैं बिहार से आता हूं, तो हम सबों की अपेक्षा है, देश की अपेक्षा है कि वो बिहार के विकास का काम करेंगे, ईमानदारी से प्रामाणिक काम करेंगे। ये हमारी अपेक्षा है। जहां तक रिजल्ट के विस्तृत विश्लेषण का सवाल है, हम पूरी रिपोर्ट लेने के बाद और चर्चा करेंगे। ऊपर बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। और नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने पर दिल से, तहे दिल से बधाई। बिहार का यह नतीजा पूरे देश के लिए कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट और ऐतिहासिक है। एक तो बिहार के इस नतीजे ने यह साबित कर दिया है कि इस देश के लोग नफरत की राजनीति नहीं चाहते, और नफरत की राजनीति करने वालों के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है कि वो लोग समझ जाएं कि अब अगर दूसरी बार इन लोगों ने नफरत की राजनीति करने की कोशिश की तो इनका पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। ये जो इंटॉलरेंस का पूरे देश के अंदर माहौल बनाया गया, मुझे उम्मीद है कि अब ये सब बंद होगा और लोगों के बीच में, धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में प्यार और मोहब्बत की राजनीति कायम होगी। दूसरी चीज, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम के ऊपर और काम करने के स्टाइल के ऊपर एक तरह से बिहार के ये चुनाव के नतीजे एक तरह से रेफरेंडम है। मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है, उनका जो गरूर है, उनका जो अभिमान है, कांग्रेस को जो अभिमान 7-8 साल के राज के बाद हुआ था, ऐसा लगता है इस जोड़ी को वो अभिमान 1 साल के अंदर ही हो गया। जो उनकी डिक्टेटरशिप है, जो उनका गरूर है, इस चुनाव के नतीजों ने उस गरूर को तोड़ा है। लोगों ने यह संकेत दिया है कि अब हम उम्मीद करते हैं कि
केंद्र के अंदर उनके मंत्रियों को काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी। बीजेपी के अंदर उनके अपने एमपी, एमएलए, कार्यकर्ताओं की इज्जत होगी। दिल्ली के अंदर जिस तरह से केंद्र सरकार नाजायज और असंवैधानिक तरीके से हस्तक्षेप कर रही थी, हम उम्मीद करते हैं कि वो बंद होगा। पूरा देश देख रहा था कि किस तरह से दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार को, इतने भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार बार बार असंवैधानिक तरीके से, रोज गलत तरीके से हस्तक्षेप कर रही थी। हम उम्मीद करते हैं कि यह बंद होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य राज्यों के अंदर भी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बंद होगा। 1.25 लाख करोड़ का या 1.5 लाख करोड़ का पैकेज जो प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए अनाउंस करके आए थे, हम उम्मीद करते हैं कि वो पैकेज जल्द से जल्द बिहार के विकास के लिए रिलीज किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों ने ये जो मैंडेट दिया है, ये भी साबित करता है कि देश के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार ठीक से चलाएं। केंद्र में इस वक्त सरकार का बुरा हाल हुआ पड़ा है। पूरे देश के अंदर दालों के दाम 200 रुपए टच करने लगे हैं। हर चीज के अंदर महंगाई होती जा रही है। लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अब आने वाले महीनों में अपनी फॉरेन ट्रिप्स कैंसिल करें और देश के अंदर थोड़े दिन रुक के इस देश को चलाएं, केंद्र सरकार को चलाएं और फॉरेन के अंदर घूमना बंद करें। दूसरा एक मैसेज ये भी है कि कुछ टीवी चैनलों के मालिकों को अपनी जेब में रख के अगर आप सोचे कि आप देश के चुनाव जीत जाएंगे, तो आप देश के चुनाव नहीं जीत सकते। इस देश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बधाई देते हुए नीतीश कुमार को, साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब देश की जनता नफरत की राजनीति नहीं चाहती। आप देखिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू के नेता पवन वर्मा, बीजेपी के नेता गोपाल अग्रवाल अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन वर्मा जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा, 3 मुख्य वजह जिससे महागठबंधन को जीत दिलाई आपके हिसाब से? 3, आप फिर से सवाल? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? वो 3 मुख्य वजह क्या है जिसकी वजह से महागठबंधन ने जीत दर्ज की है बिहार में? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि महागठबंधन एक नए राजनीतिक विमर्श की शुरुआत है और उस राजनीतिक विमर्श में सुशासन जो वायदों से आगे जाए और कारगर हो, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास सामाजिक न्याय के साथ और एक माहौल जिसमें भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, अमन और चैन हो, ये एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत है। पहला कारण ये है। दूसरा, नीतीश कुमार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो काम किया था और उस काम ने लोगों की जिंदगी को छुआ था, उसके प्रति समर्थन था। और तीसरा ये कि बीजेपी ने एक बेहद नकारात्मक, विभाजनकारी, अपमानजनक और असफल एक चुनावी अभियान चलाया और इसका असर पड़ा लोगों पर कि वायदों से और भाषणों से आप लोगों की उम्मीदें नहीं पूरी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की वो छवि नहीं रह गई थी जो 2014 की थी, वो धूमिल हो चुकी थी। और जो नफरत की पॉलिटिक्स उन्होंने की, जो धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करी, जो हथकंडे और पैंतरे अपनाए, जो साम दान दंड भेद की राजनीति की, उसका बिहार की जनता ने ठोस जवाब दिया है। ठीक है पवन वर्मा जी, आप रहिए। गोपाल अग्रवाल से भी मेरा लगभग इसी तासीर का सवाल होगा, लेकिन उनसे हार की 3 मुख्य वजह मैं पूछना चाहूंगा कि उनका विश्लेषण क्या कहता है। गोपाल अग्रवाल। देखिए, अगर आप विश्लेषण करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि जो हम विकास का मुद्दा लेके चल रहे थे, जो देश को आर्थिक विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते थे और जिसके ऊपर हमने केंद्र में इलेक्शन जीता था, उसका कम्युनिकेशन हम प्रॉपरली बिहार की जनता तक नहीं हो पाया। और वह जो परसेप्शन की लड़ाई है, नहीं, सुनिए गोपाल अग्रवाल एक मिनट रुकिए। गोपाल जी एक मिनट रुकिए। आपने कहा कि प्रॉपर कम्युनिकेशन उसका नहीं हो पाया। अरे भरी सभा से कहा नरेंद्र मोदी ने कि 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, बताइए कितना चाहिए। इससे बेहतर कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री जाए और सीधे कम्युनिकेट कर दे कि भैया बिहार के विकास के लिए हम ये पैकेज दे रहे हैं। बार बार कहते चले गए, इसलिए ये मत कहिए। आप ये कहिए कि हाँ विकास की आपका जो जुमला है विकास का, वो बिहार की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, ये कहिए आप।
नहीं, ये बात नहीं है। विकास का जो जुमला है, अगर आज ये जो महागठबंधन को आप देखें, इसके भी 3 हिस्से हैं। अगर आप, एक तो है नीतीश कुमार जो कहीं ना कहीं विकास की बात करते थे और जंगल राज की भी बात करते थे। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा था लालू यादव का, जो पूरी तरह जातिगत राजनीति पे ही आधारित था। उनका पूरा कास्ट इक्वेशन ही था। और एक ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें सजा दे रखी है। वो करप्शन में, एलजेपी, आरएलएसपी हमको साथ लेकर के जातिगत आंकड़े साधने की तो आपने भी कोशिश की ना सर। दलितों को साथ में लेने की तो आपने भी कोशिश की। कुशवाहा वोट्स को साथ में लेने की आपने भी कोशिश की। नहीं, अभी तो मेरी पूरी बात। और तीसरा, इस गठबंधन का, महागठबंधन का हिस्सा था कांग्रेस, जो कि विकास को पीछे तरह से रोक रहा है। उसका, कांग्रेस का एकमात्र एम है कि जो भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पे जाना चाहती है उसको डीरेल कर दिया जाए। तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, इनने जो परसेप्शन क्रिएट किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है इंटॉलरेंट की बात कर रही है, या वो जो अरिथमेटिक था उनका जातिगत जो लालू यादव का, उसको हम नहीं तोड़ पाए। यह बिल्कुल एक तो हम केवल विकास चाहते हैं, विकास के मुद्दे पे बढ़ना चाहते हैं। इस परसेप्शन को, इस कम्युनिकेशन को डाउन द लाइन हम नहीं पहुंचा पाए। दूसरी बात, जो जातिगत समीकरण लालू यादव का था, उस कॉम्बिनेशन को हम नहीं तोड़ पाए। और क्यों नहीं तोड़ पाए? ये थी कि जो कांग्रेस ने जो पिछले लोकसभा जो इसलिए नहीं तोड़ पाए कि जो फर्स्ट लेवल पे हमने शुरू में इस कम्युनिकेशन को करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे और तीसरे फेज पे और चौथे पांचवें फेज में सारा डिबेट अलग जगह पे चला गया, जहां पे हमें कुछ चीजों को उत्तर देना पड़ा। और उस उत्तर में हम अपने मुख्य मुद्दे को हम लीड नहीं कर पाए, हमारे डिबेट को। हम रिएक्शन में, हमारा रिएक्शन में कारण जो हुआ, तो अल्टीमेटली हमें विकास का मुद्दे पे जाना है। और यह एक आइसोलेटेड, बिहार एक स्टेट है। आप देखिए बाकी जगह, अभी अब आप देखिए, हमने जो केरला में जीता, लद्दाख में जीता, गोवा में इलेक्शन जीता, 4 स्टेट्स में भी जीता और केंद्र में भी जीता। और अभी हमारे को केवल 16-17 महीने हुए। जवाब इतना लंबा है तो और कौन बोल सकता कितने है? पैरामीटर राष्ट्रीय स्तर पे देखना है। मेरे को उठना है, इसलिए मैं अच्छा, हाँ पवन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? पवन जी बोलिए। लेकिन इसके बाद जी मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये जो विकास की जो बात कर रहे हैं, बोला नहीं, मैं ये जो विकास की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आपको पूरा समय दूंगा। आपने नहीं, पवन जी, आप बोल चुके हैं सर, अब बोलने भी नहीं किसी और को कि जो नहीं, क्योंकि मेरे पास समय 30 सेकंड में, पवन जी इनको अगले 30 सेकंड में खत्म कर लेने दीजिए। गोपाल जी, अगला 30 सेकंड में अपनी बात रख करके उठ रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा, 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। पवन जी जो कह रहे हैं, बहुत जल्दी खुशियां मना रहे हैं कि बिहार की जनता ने भाजपा के आर्थिक विकास को बिल्कुल नकार दिया, और ऐसी बात नहीं है। ये इतनी जल्दी खुशी मनाने की बात नहीं है। लालू यादव और नीतीश कुमार के अपने भी झगड़े होंगे, और कांग्रेस को जो पवन जी, लालू नीतीश के अपने भी झगड़े होंगे, ऐसा कहना बीजेपी का। पवन जी आएंगे सामने उभर के। मैं जवाब दे दूं। देखिए, पहले तो हम इस जीत को बड़े विनम्रता से कबूल करते हैं। हम कोई खुशियां नहीं मना रहे हैं, पर हम इस बात से जरूर खुश हैं कि बिहार की जीत ने पूरे देश में एक नया संदेश भेजा है। अभी गोपाल जी ने विकास की बात की। पवन जी, बहुत माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बताइए। नमस्कार, क्या सवाल है आज आपके? सबसे पहले मैं महागठबंधन के सब वर्ग, भैया उसको
क्या क्या उन्होंने कहा था सबसे पहले मैं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नीतीश जी और लालू जी के कार्यकर्ता, ये एक प्रकार से सच्चाई की जीत है, भाईचारे की जीत है। गुस्से के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, घमंड के ऊपर, क्रोध के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है। मोदी जी के लिए एक मैसेज है और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है और उनको ये मैसेज अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनसे कह रहा है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनसे कह रहा है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस बांट नहीं सकते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं और इनको हम दिखाएंगे, आने वाले समय में दिखाएंगे कि ये देश किसी एक जात का, किसी एक धर्म का नहीं है। ये देश सबका है और इस देश में हर एक व्यक्ति को जगह मिलनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जो एरोगेंस बीजेपी में घुस गई है, जो एरोगेंस नरेंद्र मोदी जी में घुस गई है, मैं चाहता हूं कि वो इस एरोगेंस को थोड़ा हटाएं, थोड़ा कम करें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इससे देश का फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा। जिस प्रकार से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जो चीजें उन्होंने कही, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो उनको शोभा नहीं देता है और हमारे देश को शोभा नहीं देता है। ये मैसेज बहुत स्पष्ट है, क्लियर है कि इस देश में भाईचारे की जरूरत है, प्यार की जरूरत है और विकास की जरूरत है। नीतीश जी को हमारा पूरा समर्थन है। हमने चुनाव में कहा था कि नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, मैं चाहता हूं, कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहती हैं कि बिहार में विकास हो और नीतीश जी ने दिखाया है कि वो विकास ला सकते हैं। हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। अंत में मैं फिर से नीतीश जी, लालू जी और सब कांग्रेस नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। अच्छा एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए आज। हाँ, सरकार में आप शामिल होंगे, आपने कहा। ये भैया, ये हमारे इंटरनल डिस्कशंस हैं, ये हमारी इंटरनल स्ट्रेटेजी है, ये हमारे पार्टनर के साथ बातचीत होगी। ये हम ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में हम नहीं कह सकते। एक एक करके पूछो। बिहार में जैसा गठबंधन आपने दूसरी पार्टियों के साथ किया, आने वाले वर्षों में दूसरे राज्यों, खासकर यूपी में इस तरह के गठबंधन करेंगे आप लोग दूसरी पार्टियों के साथ? ये कहा जाता था आप कोलिशन पॉलिटिक्स के शुरू में खिलाफ थे, हर जगह चाहते थे कांग्रेस खुद अपने पैर पर खड़ी हो। क्या अब बिहार के प्रयोग के बाद देश के अन्य राज्यों में भी आप पहले इनका मैं जवाब दे देता हूं। आप एनडीए की बात कर रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि ये एनडीए के खिलाफ जीत नहीं है। ये आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के खिलाफ एक मैसेज है। ये देश सबका है। बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को कहा है, हमारे जो पुरस्कार वापस कर रहे हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है और पूरा देश का युवा कह रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब आप वायदे बंद कीजिए, भाषणबाजी बंद कीजिए, कैंपेनिंग बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान एक साल रुक गया है, ठहर गया है आपके लिए।
आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक्सेलरेटर दबाइए। क्योंकि अगर आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं दबाया तो हिंदुस्तान की जनता ने जो बिहार में किया है, गाड़ी का दरवाजा खोलेगी, आपको उठा के बाहर फेंक देगी। और एक और मेरा मोदी जी के लिए सुझाव है, एक और मेरा मोदी जी के लिए आखिरी सुझाव है। देखिए, आप इंग्लैंड जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, आप चीन जाते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप दौरा बंद कीजिए, आगे पीछे घूमना बंद कीजिए, थोड़ा किसानों के बीच में जाइए, थोड़े मजदूरों के बीच में जाइए, थोड़े उन युवाओं के बीच में जाइए जिनको आपने रोजगार के वायदे किए थे, उनसे गले मिलिए और इस देश को चलाइए। धन्यवाद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुन रहे थे आप। राहुल गांधी का ये कहना था कि ये भाईचारे की जीत है। नीतीश लालू को जीत की बधाई। बिहार चुनाव के नतीजों पर बोले हैं राहुल गांधी। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं नेताओं को बधाई है, लेकिन साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को कई उन्होंने सुझाव भी दे दिए। ये जीत मोदी जी के लिए एक संदेश है। नीतीश लालू को बधाई है। बीजेपी आरएसएस देश को नहीं बांट सकते, हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट सकते, ये कहना था कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मोदी जी अपने घमंड को कम करें और विदेश जाते हैं उससे बेहतर यह है कि विदेश से ज्यादा देश में दिन गुजारे। और इस बीच इंडिया न्यूज की एक और ब्रेकिंग न्यूज है। और देखिए, आप बीजेपी को अब कितने परसेंट वोट मिले हैं? 25% वोट शेयर बीजेपी का रहा है। आरजेडी का 17.7% का वोट शेयर रहा है। जेडीयू का 17.3% का वोट शेयर, यानी बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा रहा जेडीयू और आरजेडी से, लेकिन वोट शेयर को सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाई बीजेपी। और निर्दलीयों को 9.4% का वोट शेयर, कांग्रेस को 6.4% का वोट शेयर रहा है। 21 सीटों में कन्वर्ट किया है। एलजेपी 5.2% का वोट शेयर, जिसे एलजेपी ने महज एक सीट ही कन्वर्ट कर पाई। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी आरएलएसपी को आप देखिए 2.1% का वोट मिला और उसे सीट महज 2 ही मिल पाई है। बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इसी वोट शेयर पर बहस होगी। मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं